नईम साहब, आपने आज पहली बार बांडीपुरा के जो नए ऑफिस का इनॉग्रेशन किया, क्या कुछ मुद्दा आप लेके आए हो बांडीपुरा के लिए? क्या कुछ उम्मीद है लोगों से आपकी? बांडीपुरा ने पीडीपी का हमेशा से साथ दिया है जब से पार्टी बनी है। तो बांडीपुरा में इसका रिवायती तौर पे बहुत अच्छा रहा है सपोर्ट। तो बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ के लीडर थे वो हमारे साथ नहीं रहे, वो अलग किया रास्ता है। तो पार्टी ने महबूबा जी ने मुझे हुक्म किया कि मैं फ़िलहाल इस जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसका ख्याल रखूँ। मेहरबानी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाया है और हमने यहाँ के जो हमारे वर्कर हैं चुने हुए सीनियर वर्कर्स उनके साथ आज बात की। और यहाँ हमारा दफ्तर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, तो छोटा सा एक दफ्तर हमने दिया है। तो इंशाल्लाह हमारे काम की भी शुरुआत, हमारी एक्टिविटीज़ की शुरुआत अब होगी इंशाल्लाह। और हम चाहेंगे कि ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे हम पार्टी का पैगाम पहुँचाएं और जिस तरह से हमारी पार्टी पहले यहाँ रही है उससे भी ज़्यादा आगे बढ़े, ताकि महबूबा जी की जो आवाज़ है उसमें यहाँ की आवाज़ मिले और वो आवाज़ उसमें एतबार आ जाए, उसमें क़ुव्वत आ जाए और वो पूरे मुल्क में जो हमारा कश्मीर का के मसाइल हैं, मसला है, जिस पे वही एक लीडर है जो बात करती है, तो उस आवाज़ में क़ुव्वत आ जाए। और बाकी जिस तरह से यहाँ बाकी लीडरों ने बस अपने दफ्तरों को, अपने पार्टी को डीपोलिटिसाइज़ किया है कि अब सियासी बात नहीं करनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी बात नहीं करे। वो जैसे उन्होंने अब लिखा है उधर, पहले बसों में लिखा होता था सियासी गुफ्तगू करना मना है। अब मुझे लगता है कि शेख अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने भी अपना मंशूर बनाया है, सियासी गुफ्तगू करना मना है। तो हम सियासी बात करेंगे इंशाल्लाह, वो डेवलपमेंट की बात करेंगे, हमारे हुकूक की बात करेंगे, आईनी तहफ़्फ़ुज़ात की बात करेंगे। और जो 5 अगस्त 2019 में हमारे साथ हुआ, जो जब्र हुआ, जो जुल्म हुआ, जो हमारी ह्यूमिलिएशन हो गई, उसके लिए हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएंगे और बांडीपुरा से ये आवाज़ इंशाल्लाह एक बड़ी क़ुव्वत बनेगी। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें इस वक्त हुकूमत की, तो किस अंदाज से आप इस हुकूमत को इस वक्त देख रहे हैं? वो फ़ारसी में कहते हैं अयार आँची बयान, ये तो सबके सामने है इस वक्त। मुझे लगता है कि इस हुकूमत का मकसद ही यही है कि तनख्वाहें मिलें एमएलएज़ को। एमएलएज़ का ये है 50 लोगों का एक ग्रुप है जिसको नौकरियाँ मिली हैं, बस उसका इतना ही है। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब भी शामिल हैं, वो भी अपनी नौकरी से आगे किसी बात का वो मुझे नहीं लगता कोई ख्याल रखते हैं। और उन्होंने अपनी पार्टी को ये जो मैंने भी कहा कि सियासी गुफ्तगू करना मना है, वो बोर्ड लगा है जैसे बसों में लगता था। तो बाकी सब वो दुनिया भर में वो मैराथन खेलेंगे, वो स्कीइंग करेंगे, वो कासालेसी करेंगे, वो अपॉर्चुनिटिज़म में वहाँ दिल्ली से जो भी मिनिस्टर आएगा उनको जाएंगे प्रोटोकॉल ऑफिसर की हैसियत से दिल्ली में जाएंगे और ये जो यहाँ से कश्मीरियों के वोट के लिए समेट के उनको शॉल में रख के वहाँ उनके कदमों पे डालेंगे जिन्होंने हमारे साथ ही ज्यादती की है। तो वही उनका काम है। तो मुझे लगता है उनको पता है कि इसके अलावा शायद वो किसी चीज़ की तमन्ना भी नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है जो उनका हुकूमत का तस्वुर है वो ये है कि हमारे लिए ठीक हो, गाड़ियाँ हो, नौकर चाकर हो, करोफर हो, शान और शौकत हो, जहाज हो, दूसरी आसाइशें हो, तो वो उतनी हुकूमत उनके पास है। और मुझे नहीं लगता कि वो कोई कोशिश करेंगे, दफ़ा 370 की बात भी नहीं करेंगे। स्टेटहुड की तो उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के हवाले में, बाकी जो जितने काम लोगों के वो कर सकते थे वो भी नहीं किए। तो कहा, लोगों ने याद दिलाया कि आपने कहा था कि 200 यूनिट आप देंगे बिजली के, तो उन्होंने कहा हमारी देखो मेरी बहन भी फीस भरती है।
میری آنٹی بھی فیس بھرتی ہیں، تو واویلا مچایا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے شیخ صاحب کے گھر میں کوئی فیس بھرے، اتنی بڑی قربانی دے رہے وہ اور باقی لوگ. تو اس لیے باقی چیزیں جو وہ کر سکتے تھے، جو میں نے ابھی کہا بھی کہتا بھی رہا ہوں، سب سے بڑی بات جو وہ کر سکتے تھے، یہ جو کشمیر کو ختم کر دیا ہے انہوں نے، جو سینڈ مافیا اور مٹی کا مافیا اور دوسرا مافیا جو مائننگ کرتے ہیں، تو اس مافیا کو لگام دینے کے لیے وہ کچھ کر سکتے تھے، مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب شاید وہ بھی اپنا حصہ لے رہے ہیں اور لوگوں کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ آپ کے دریا، آپ کی زمینیں، آپ کے نالے، آپ کے جنگلات تباہ ہو جائیں. نعیم صاحب، جیسے آپ بول رہے ہیں کہ آپ ڈیموکریٹکلی لڑیں گے کشمیر یا جموں اینڈ کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کے، پی ڈی پی کا کیا ڈفرینٹ رد عمل رہے گا کہ جو پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے؟ وہ تو ہم کہیں گے، آپ کو پتہ ہے پی ڈی پی ہمیشہ ڈفرینٹ رہی. ہم حکومت میں رہ کے بھی پی ڈی پی کے بی جے پی کے ساتھ تھے، تو ہم نے اپنی بات کی، اپنا موقف نہیں چھوڑا. ہم نے کہا کہ جموں کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے. ہم نے کہا ان دنوں بھی ہم نے محبوبہ جی نے اس لیے دلی سے سب سے بڑا وفد لایا اور کہا جمہوریت والوں سے بات کرو. ہم نے وہ نہیں چھوڑا، وہ کام نہیں چھوڑا. ہم نے ایف آئی آر واپس کی، ہم نے پرزنرز کو ریلیز کرایا. تو وہ بات تو ہم کریں گے چاہے ہم حکومت میں ہوں، حکومت میں نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت کشمیر کے لوگوں کی اور کوئی آواز نہیں ہے. ملک میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا مسلمانوں کے لیے. تو اس لیے ہمارا ایک تاریخی رول ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہم انشاءاللہ کریں گے لوگوں کی حمایت سے. نعیم صاحب، آپ نے یہاں بولا جب آپ کا ٹینر تھا ایز اے منسٹر تھے آپ، تو جو بھی پروجیکٹس تھے آپ نے بانڈی پورہ کے حوالے سے آپ کی اپنی آئیڈیشن تھی کہ آپ بچپن میں یہاں رہے تھے، آپ نے ٹائم گزارا، تو ایسا کیا رہا، ایسا ڈسکنیکٹ کیوں تھا کہ آپ کے لیڈرس یا فارمر لیڈرس جو تھے وہ آپ کے ساتھ ایسے پروجیکٹس نہیں اٹھا پائے، آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر پائے؟ کیا شاید ان کا یہ تھا نہیں، یہ پرائیورٹیز ان کی ڈفرینٹ تھی. شاید ان کا اپنا میں اپنے تھینک یو سر.